हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, जो एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट की सीरीज थी वो कुछ दिन के लिए ब्रेक हुई, लेकिन प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ में ये सीरीज दोबारा शुरू हो रही है। पिछले 9 सेट हम आपके साथ में शेयर कर चुके हैं और तो ये सेट 10वां है। तो 125 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं, ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्पेलिंग इज। लिएजन की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स, लिएजन की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, LIAISON, लिएजन। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट स्पेलिंग इज। एक बार फिर से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और इस बार करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको डिलेमा की। तो फ्रेंड, डिलेमा की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी के रूप में DILEMMA, डिलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसअपियर। विच स्पेलिंग इज करेक्ट फॉर डिसअपियर। डिसअपियर की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी? तो फ्रेंड्स, अपियर की स्पेलिंग आपको पता होगी, APPEAR, अपियर। तो इसी में आपको केवल डिस लगा देना है, DIS, डिस। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, डिसअपियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, कोरोबरेट। कोरोबरेट। तो फ्रेंड्स, अपने A to Z करेक्ट स्पेलिंग सेशन में भी हमने इस स्पेलिंग को शामिल किया था और इसकी स्पेलिंग को फाइंड करने की एक बड़ी ही आसान सी हमने ट्रिक बताई थी। तो फ्रेंड्स, वो हो जाएगी कोर और रोब और ओरेट, यानी कोर, रोब और ओरेट। तो CORROBORATE, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वी वुडंट वांट देम टू थिंक वी डैश एनीथिंग इमोरल, यानी हम उनको नहीं चाहते कि वो ऐसा सोचें कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थिंक वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वी वर एनीथिंग इमोरल। क्वेश्चन नंबर 8, वी माइट डैश डैश समथिंग टू हेल्प यू, हैविंग टू डू, हैज डन, हैव डन और हैव डूइंग। तो गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जब भी मॉडल वर्ब के साथ में आप किसी भी वर्ब को रखोगे तो उसकी बेस फॉर्म आएगी, ठीक है। और तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 and 10, 4 alternative ways of converting the direct speech into indirect speech are suggested for each of the following statements. Find out the correct one. तो कुछ इस तरह से है, they said, comma, inverted comma, we have taken exercise seriously. तो गाइज, देखिए, दे का दे रहेगा, सैड का सैड रहेगा, क्योंकि अगला सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो इसके स्थान पर दैट आ जाएगा था। अर्थात यहाँ तक हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है। सो गाइस, अब देखिए, वी को कन्वर्ट करना है हमें सब्जेक्ट के अनुसार। तो दे इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों अपने आप में कट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी बचता है जो एकदम सही होगा।
मदर सेड टू यू व्हेन विल यू स्टार्ट फ्रॉम पुणे। यहीं से लॉजिक को आपको देखना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है, ये फ्यूचर टेंस में दिया गया है, तो फ्यूचर टेंस में विल का वुड हो जाता है और यू को बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर यू है, तो इसलिए ये यू में हम कोई चेंज नहीं करने जा रहे हैं। तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी विल दिया गया है, यहाँ पर भी विल है और यहाँ पर भी विल है। चेक किए लेते हैं एक बार। मदर आस्क्ड यू व्हेन यू वुड स्टार्ट फ्रॉम पुणे। जी ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, द मीनिंग ऑफ द इडियम आउट ऑफ डेटा इज। तो गाइस आउट ऑफ डेटा का मीन्स होता है ओल्ड फैशन्ड। नेक्स्ट, मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ फिली इज। फ्रेंड्स फिली का मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा कोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सो गाइस करेक्ट आंसर देखेंगे, यहाँ से हमें सभी को पढ़ना पड़ेगा। देखिए वन बाय वन। इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स ये पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो सही तो यही नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करा है, जो कि गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन को भी मिस नहीं करेंगे, सभी को देखना है। कुड, शुड, वुड, माइट इज नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये बात करेक्ट है कि वुड, शुड, कुड, माइट में कोई चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू इज चेंज इनटू टेल्स, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब सेज इन डायरेक्ट स्पीच नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर सिंपली सेज दिया गया है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं, अर्थात केवल ऊपर वाला ऑप्शन ही रॉन्ग है। तो और ये गलत ही पूछा कि कौन सा गलत है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम कोई भी चेंज नहीं करते। In the formation of verbs from adjectives, which of the following is not correct? तो फ्रेंड्स एडजेक्टिव से कुछ वर्ब यहाँ पर बनानी है और कौन सा पेयर सही नहीं है चेक के लेते हैं। डेकोरेटिव का डेकोरेट ठीक है, डेड का डाई ठीक है, एजुकेटिव का एजुकेट ठीक है, बट इनवाइस का इनवाइसली नहीं, इनवाइस का बनेगा एनवी। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। डैमेज की सही स्पेलिंग बतानी है। 4 स्पेलिंग दी गई हैं, डैमेज की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। और डैमेज की स्पेलिंग होती है DAMAGE, तो इसी में केवल हमको डी ऐड करना है, ये हो जाएगा डैमेज्ड। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के संबंध में कौन सा कथन सही है चेक किए लेते हैं। ऑप्शन ए, सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। बिल्कुल ठीक बात है कि सेकेंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करते हैं। नंबर एंड केस ऑफ ए पर्सन इज नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। नहीं दोस्तों, नंबर को भी चेंज करते हैं और केस को भी चेंज करते हैं। यानी अगर नॉमिनेटिव केस है तो उसको नॉमिनेटिव में चेंज करेंगे, और यदि ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो इसलिए ये कथन सही नहीं है। इन चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट द प्रोनाउन दे इज चेंज इनटू दोज।
नहीं दोस्त, दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और नरेशन में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनडायरेक्ट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस द कंजंक्शन इफ वेदर इज नॉट यूज। ये बात भी गलत है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो कंजंक्शन है यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ़ या वेदर का ही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही माइन्यूट वे में आपको जाना है, बहुत डेप्थ स्टडी आपको ग्रामर की करनी होगी, तब जाकर आप गलती को पकड़ पाएंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पर भी सवाल में यही पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 16. Which of the following statement is correct with reference to English grammar? इंग्लिश ग्रामर के रिफरेंस में कौन सा कथन सही है? These men received each a prize. These men received each a prize या फिर each of the men received a prize। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, each of the men received a prize। Which of the following statement is correct? चेक किए लेते हैं। Use of each is appropriate after numeral। हाँ, किया जाता है क्या? नहीं दोस्तों, न्यूमरल के बाद में नहीं, न्यूमरल के पहले किया जाता है ईच का प्रयोग। ठीक है। यूज ऑफ दैट फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग विद सिंगुलर एंड प्लूरल नहीं, हम दैट का प्रयोग नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं, बट सिंगुलर और प्लूरल दोनों में नहीं होता है, केवल सिंगुलर के लिए होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। बिफोर दैट वी यूज द प्रीपोजिशन और वी यूज व्हाट फॉर थिंग्स। तो केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही मिलता है, वी यूज व्हाट फॉर थिंग्स, क्योंकि दैट के पहले भी हम कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फ्रेंड्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आपको मिल जाएगा केवल नैरेटिव, NARRATIVE नैरेटिव। क्लियर। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक बार फिर से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, इंडिस्पेंसिबल। तो फ्रेंड्स, करेक्ट स्पेलिंग इज इंडिस्पेंसिबल। द एक्सप्रेशन ऑफ ए विश दैट मिसफॉर्चून और डूम बिफॉल ए पर्सन। एक एक्सप्रेशन जो विश करता है स्पेशली मिसफॉर्चून और डूम को, बिफॉल ए पर्सन, तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं हम कर्स। एंटोनिम ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, क्रेडिबिलिटी का एंटोनिम हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी मीन्स योग्यता। ठीक है, क्रेडिबिलिटी मीन्स योग्यता होता है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इम्प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वन दोस्तों, एक एरर आपको दिया गया है, एरर पार्ट आपको इसमें छांटना है। वन ऑफ द मेजर चैलेंज ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज वर द शॉर्टेज ऑफ मनी। यानी जो अपने अंडर ग्रेजुएट के समय उसने जो कुछ चैलेंज का फेस किया था, उनमें से एक था शॉर्टेज ऑफ मनी। तो फ्रेंड्स, उनमें से एक था शॉर्टेज ऑफ मनी, और हम यहाँ पर वन की बात कर रहे हैं, तो जब सब्जेक्ट वन है तो वर्ब भी वन के लिए सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा वाज। वन ऑफ द मेजर चैलेंज ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज वाज शॉर्टेज ऑफ मनी। सो
ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ट्वेंटी 23 से 26 में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड करनी है, और फिगर्स ऑफ स्पीच पर बेस एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन 23। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो फ्रेंड्स फाइंड द फिगर्स ऑफ स्पीच। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीमोरन। Whenever two opposite words put together in a sentence, there will be figures of speech is oxymoron। तो फ्रेंड्स जहाँ पर भी दो अपोजिट वर्ड्स को किसी एक सेंटेंस में साथ साथ रखा जाएगा वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। यहाँ पर ओपन एंड सीक्रेट दोनों को साथ साथ रखा गया है। सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। ओशन ऑफ टीयर्स, तो जब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है वहाँ पर हाइपरबल होता है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड इज अ स्टेज, कि संसार क्या है, एक रंगमंच है। अब संसार को रंगमंच बता दिया है, या ये कहें कि संसार की जो कंपेयर है वो रंगमंच से की गई है विदाउट एड सो लाइक। जब दो ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस सिमिलरिटी बताई जाती है, समानता बताई जाती है, कंपैरिजन की जाती है विदाउट एज सो लाइक, तो वहाँ पर होता है मेटाफर। अर्थ वाज थर्स्टी फॉर वाटर। अर्थ एक नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको लिविंग बीइंग्स की तरह दिखाया गया है, और जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बीइंग की तरह बताया जाता है तो फिगर्स ऑफ स्पीच बनेगा पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन 27, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग यानी जो निम्नलिखित वाक्य हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। ब्लैंक वर्स भी इस क्वेश्चन होगा कि ब्लैंक वर्स हैज़ नो मीटर एंड नो राइम। नहीं फ्रेंड्स, ब्लैंक वर्स में मीटर तो होता है बट राइम नहीं होती है। अब जब मीटर होता है और राइम नहीं होती है तो चेक किए रहते हैं किस क्वेश्चन में मीटर है बट राइम नहीं है। पहले में है ब्लैंक वर्स हैज़ नो मीटर एंड नो राइम, ये गलत हो जाएगा। दूसरे में है ब्लैंक वर्स हैज़ ए मीटर, देखिए मीटर की बात हो गई बट नो राइम, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी बताया था ब्लैंक वर्स में मीटर होता है लेकिन राइम नहीं होती है। A metrical foot consisting of an unstressed syllabus followed by a stressed syllabus is। तो फ्रेंड्स एक मीट्रिकल फुट जिसमें अनस्ट्रेस सिलेबस को स्ट्रेस सिलेबस के द्वारा फॉलो किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयम्बिक। क्वेश्चन 29, अनराइम्ड मीट्रिकल कंपोजिशन consisting of 5 iambic measures in each line is called। Unrhymed metrical composition consisting of 5 iambic measures in each line is called rhyme royal, blank verse, run-on lines, Spencerian stanza। So guys, correct answer will be option number B, blank verse, यानी कि ऑप्शन नंबर B is correct। So let's move to the next question। A sonnet having 3 quatrains and a couplet with the rhyming scheme A B A B C D C D E F E F G G is called। तो फ्रेंड्स जब बात हम 3 क्वार्टर एंड 1 कपलेट की करते हैं तो डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं शेक्सपियरियन सोनेट की, और इसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। हेमार्शिया मीन्स, तो फ्रेंड्स हेमार्शिया होता है, हेमार्शिया क्या होता है, एरर ऑफ जजमेंट। 32 हाउ मेनी सोनेट्स ऑल वर रिटेन बाय मिल्टन इन इंग्लिश।
तो सवाल ये है कि मिल्टन ने इंग्लिश में कुल कितने सोनेट लिखे? 18, 19, 154, 523। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिल्टन के द्वारा इंग्लिश सोनेट लिखे गए थे 19। क्लियर? और जो 4 सोनेट थे दोस्तों लैटिन में, ठीक है, और 1 सोनेट लिखा गया था हेब्रू में। तो इस तरह से जॉन मिल्टन ने ओवरऑल 24 सोनेट्स लिखे। क्लियर? क्वेश्चन 33, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए प्लॉट ट्रेजेडी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ट्रेजेडी के कुछ पार्ट दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है उसमें आपको रखना है। ठीक, रख के देख लेते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों नंबर 4, एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन को हम प्लॉट भी कह सकते हैं। जब तैयार किया जाता है किसी चीज़ को पर्दे के पीछे, तो वो भी एक पार्ट होता है। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है राइजिंग एक्शन, क्योंकि पहले उसकी तैयारी की जाती है, प्ले से पहले, मंच पर आने से पहले बहुत सारी जो तैयारी होती है उसको एक्सपोजिशन बोलते हैं। इसके विषय में हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, लंबी बातें यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। तो पहले 4 होता है एक्सपोजिशन, उसके बाद में 5 आएगा राइजिंग एक्शन, उसके बाद में आएगा दोस्तों क्लाइमैक्स। ठीक, 3, और क्लाइमैक्स के बाद में आएगा फॉलिंग एक्शन 2, और जब फॉलिंग एक्शन के बाद में दोस्तों आता है तो वो होता है कैटास्ट्रॉफ, यानी कि 1। 4, 5, 3, 2, 1। क्लियर? तो बताया था हमने 4, 5, 3, 2, 1, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, पंक्चुएट द फॉलोइंग। डोंट वरी फादर, said he, I'll soon leave the village and find a job in Delhi। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को डायरेक्ट नरेशन में फ्रेम करना है हमें, और ऑप्शन सी देखेंगे, डोंट वरी फादर। हाँ, इसने यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमा रखा हुआ है, फिर कॉमा से इसको अलग किया है, said he, उसने कहा, तो इसको भी इन्वर्टेड कॉमा से अलग रखा हुआ उसने, कॉमा से अलग किया हुआ है। I'll soon leave the village and find a job in Delhi, और इन्वर्टेड कॉमा एंड फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच विद रेफरेंस टू मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस। फ्रेंड्स मैस्कुलाइन और जो फेमिनाइन जेंडर का सीक्वेंस है, 4 ऑप्शन में एक इनकरेक्ट है, मतलब एक मिसमैच है, उसको फाइंड करना है। तो प्रीसेप्टर का प्रीसेप्ट्रेस होता है, सॉन्गस्टर का सॉन्गस्ट्रेस होता है, और मास्टर का मिस्ट्रेस होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज मिसमैच मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रेप्यूडिएट। फ्रेंड्स रेप्यूडिएट का जो एक एंटोनिम नहीं है वो आपको बताना है। रेप्यूडिएट का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ का खंडन करना, किसी भी बात के लिए इनकार कर देना, जबकि प्रीफर का मीन्स होता है किसी चीज़ को पसंद करना, बल्कि पहले से ज़्यादा पसंद करना। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। यूनाइट का मीन्स पता है चीज़ों को इकट्ठा करके रखना, चीज़ों को साझा करना, तो ये भी इसका एंटोनिम से बन जाएगा कि इसमें भी मना करने जैसी कोई बात नहीं आ रही है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसके एंटोनिम बन रहे हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा हमको नज़र आ रहा है। वैसे एक्सप्लेन का मीन्स भी
किसी चीज़ को स्वीकार करना नहीं होता है, ना ही खंडन करना होता है, लेकिन ये फिर भी इसका एंटोनिम नहीं बनेगा। ना एक्सप्लेन रेपुडिएट का एंटोनिम है, ना ये रेपुडिएट का सिनोनिम है। एक्सप्लेन मीन्स होता है किसी चीज़ को विस्तार से समझाना, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 37 डज ही रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। फ्रेंड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनता है तो पैसिव वॉइस में हम इज एम आर को शुरू में लगाकर पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक, ये सब आपको पता होगा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिज एल्डर्स है जो कि प्लूरल है, और प्लूरल के जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस के शुरू में आर का यूज़ करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी आर हिज एल्डर्स रेस्पेक्टेड बाय हिम सही आंसर हो जाएगा। 38 हाउ ऑफन डू यू गो टू द टेम्पल, ग्रैंड मदर सेड टू मी, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सो गाइज, ग्रैंड मदर सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, हाउ ऑफन डू यू गो टू द टेम्पल ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर, चेक किए लेते हैं। तो ग्रैंड मदर आस्क्ड मी हाउ ऑफन आई, यू को यू है तो यू को हम मी के अनुसार कन्वर्ट करेंगे आई में, तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है। और यहाँ पर डू यू गो है तो डू यू गो का वेंट हो जाएगा टू द टेम्पल, तो ऑप्शन ए के रूप में ही करेक्ट आंसर मिल रहा है, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसमैच, ठीक, सॉरी मिसमैच नहीं, मिस स्पेल्ड। ऑप्शन ए एप्रोप्रिएट, तो ए डबल पी आर ओ पी आर आई ए टी ये सही है। टी आई टी एल ई टाइटल की स्पेलिंग भी सही है। एम आई डबल एस आई ओ एन मिशन की स्पेलिंग भी सही है। पैसेज पी ई डबल एस ए जी ई नहीं फ्रेंड्स, पैसेज की स्पेलिंग में ए होता है, पी ए डबल एस ए जी ई पैसेज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज मिस स्पेल्ड। 40 हु फर्स्यू द टर्म स्प्रंग रिदम इन प्रोसडी, तो फ्रेंड्स प्रोसडी में सबसे पहले जो स्प्रंग रिदम का जो टर्म था वो किसके द्वारा यूज किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएम हॉपकिंस। 41 इमेजिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, फ्रेंड्स इमेजिज्म किससे रिलेटेड है, जो कि एक लिटरेरी मूवमेंट है, तो फ्रेंड्स इट इज एसोसिएटेड विद टी.ई. हलमे। 42 द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस was taken from the book, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का टर्म किस बुक से लिया गया है, गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एरिस्टोटल्स कंसेप्ट पेरिपेटिया मीन्स, तो फ्रेंड्स एरिस्टोटल का कंसेप्ट था पेरिपेटिया, इसका मीन्स क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, जो कंडीशंस होती हैं उसमें सडन चेंज को हम पेरिपेटिया बोलते हैं। जैसे शेक्सपियर का जो हैमलेट प्ले है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक, उसके फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है, जो किंग हैमलेट था उसकी डेथ हो जाती है, और जब तक हैमलेट को ये पता नहीं होता है कि उसके फादर की डेथ उसके अंकल क्लेडियस ने की है, तो उससे पहले उसकी लाइफ एज यूजुअल चलती रहती है कि कोई बात नहीं, डेथ होना प्रकृति का नियम है और भी वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि उसके फादर की डेथ उसके चाचा क्लेडियस ने की है, तो फ्रेंड्स वो सब कुछ भूल जाता है फिर, ठीक है, वो ओफिलिया को भी भूल जाता है और वो अपने मित्र को भी भूल जाता है, अपने राजपाट को भी लगभग भूल सा ही जाता है, और हर समय बस वो क्लेडियस को मारने के बारे में ही सोचता रहता है, ठीक। तो इसको कहते हैं रिवर्सल
ऑफ द सिचुएशन और रिवर्सल ऑफ द कंडीशंस, कि कंडीशंस में अचानक जो चेंज होता है उसी को हम परिपेक्ष्या बोलते हैं। क्वेश्चन 44, रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ, जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी वो किसका मार्क्स थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनार्की। नेक्स्ट 45, द टर्म नेग्रीट्यूड वाज कॉइन्ड बाय, नेग्रीट्यूड टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया था? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमी सीजर एंड लेओपोल्ड सेनगर। एमी सीजर एंड लेओपोल्ड सेनगर के द्वारा जो नेग्रीट्यूड टर्म था उसको कॉइन किया गया था। क्वेश्चन 46, द टर्म रिनेसेंस मीन्स, तो फ्रेंड्स रिनेसेंस का मीन्स क्या होता है? तो रिनेसेंस का मीन्स होता है रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, जो क्लासिकल लर्निंग थी उसका एक पुनर्जन्म को हम रिनेसेंस कहते हैं। 47, हीरोइक कपलेट इज अ पेयर ऑफ, तो फ्रेंड्स हीरोइक कपलेट एक पेयर होगा राइमिंग आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द ब्लूम्सबरी ग्रुप, तो फ्रेंड्स ब्लूम्सबरी ग्रुप से कौन एसोसिएटेड है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है। नेक्स्ट फैंसी डील्स विद, तो फ्रेंड्स फैंसी डील्स का मीन्स क्या होता है? फैंसी डील्स मीन्स होता है इमेजिनेशन एंड रीजन। नेक्स्ट द टर्म अमेरिकन रिनेसेंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो अमेरिकन रिनेसेंस टर्म था वो पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लियो मार्क्स। क्वेश्चन 51, ए पोएम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ ए मोमेंट इन अ सिंपल इमेज इज, एक पोएम जो एक सिंपल इमेज के द्वारा उस पोएम के कंप्लीट जो एसेंस होता है, जो कंप्लीट सार होता है उसको कैप्चर कर लेती है, तो उसको क्या कहते हैं? लिरिक, बैलाड, ओड और हैकू। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा हैकू। तो हैकू जो है एक जापानी पोइटिक फॉर्म है, या ये कह सकते हैं कि जापानी पोइटिक डिवाइस है ये, और इसमें ओवरऑल ओनली 3 लाइन्स होती हैं। ठीक है। फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल्स होते हैं, सेकेंड लाइन में 7 सिलेबल्स होते हैं, और थर्ड लाइन में वंस अगेन 5 सिलेबल्स होते हैं। तो 5 7 5 ओवरऑल इसमें 17 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है। 3 लाइन्स की पोएम है, एक कंप्लीट जो मोमेंट होता है एक सिंपल इमेज के द्वारा उसके सारे जो सार होता है उसको कैप्चर कर लेती है। गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लिटरेचर कंसीडर्स टेक्स्ट एज अ मेटाफर्स, तो जो गेस्टाल्ट की थ्योरी है वो एक कंप्लीट के फॉर्म में आती है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा यूनिफाइड होल्ड। 53, एन एपिक इज, एपिक है तो फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफिकल और ऑब्जेक्टिव और कॉमिक और एलिजाइक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एलिजाइक। एलिजाइक फॉर्म हो जाएगा एपिक। 54, सिजूरा इज ए, तो सिजूरा क्या है? ब्रेक इन ए लाइन, एक लाइन में जो ब्रेक होता है छोटा सा उसको हम सिजूरा बोलते हैं। 55, एफोरिज्म, तो फ्रेंड्स एफोरिज्म क्या हुआ? तो एफोरिज्म एक स्टेटमेंट होता है, गागर में सागर भरना ही एफोरिज्म कहलाता है, बुद्धिमत्तापूर्ण वक्तव्य। स्प्रंग रिदम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्रेंड्स स्प्रंग रिदम वर्स का एक एग्जाम्पल है। मिरेकल प्लेस आर बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ, तो फ्रेंड्स जो मिरेकल प्लेस थे वो सेंट्स जो ऋषि मुनि होते थे वो उनकी लाइफ्स पर बेस हैं।
58 द लैंडलॉर्ड इज वेरी अबाउट क्लीनलीनेस एंड फाइंड फॉल्ट विद ऑल ही टेनेंट्स। तो जो जमींदार है वो वेरी क्या है, अबाउट क्लीनलीनेस, सफाई को लेकर, और हमेशा ही जो उसके किराएदार हैं उनमें वो गलतियां ढूंढता रहता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा फास्टिडियस, क्योंकि फास्टिडियस का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा दृढ़, ठीक है ना, वो सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा दृढ़ है, एक संकल्प युक्त है, ठीक है ना, संकल्पशील कह सकते हैं जिसे। 59 वी मस्ट नॉट लॉस हर्ट इन टाइम्स ऑफ दैट विल बी एडवर्सिटी। जो एडवर्सिटी विपत्ति भरी कंडीशंस होती हैं उस समय हमें अपना हृदय नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, मतलब हृदय से मतलब धैर्य नहीं खोना चाहिए। 60 द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन टेंस फॉर्म, identify the error and choose the option that correctly rectify the error. Bakshi will going to call you later in the evening. इस सेंटेंस में एक एरर दिया गया है तो आपको उस पार्ट्स को रेक्टिफाई करना है जिस पार्ट में एरर दिया गया है। तो बक्सी विल गोइंग टू कॉल यू लेटर, तो फ्रेंड्स जब बक्सी विल है तो विल के साथ में बी होना चाहिए था, तो बी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब लेटर मतलब जा रहा है, भविष्य की बात वो कर रहा है, तो फ्रेंड्स भविष्य के लिए वाज भी नहीं आएगा और विल भी नहीं आएगा, ठीक है, और गोज भी नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी आ रही है, तो आईएनजी फॉर्म में गोज का कोई मैटर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्सी इज गोइंग टू कॉल यू लेटर इन द इवनिंग, कि वह आज देर शाम को आपको कॉल करने जा रहा है। फाइंड द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आवर प्रोफेसर टॉट अस दैट वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर एज मच एज हिज ओन और नो एरर। तो फ्रेंड्स इसमें एरर ढूंढना है। अब एरर आपको कहाँ मिलेगा, चलिए चेक कर लेते हैं। आवर प्रोफेसर टॉट अस दैट, यहाँ तक तो ये ठीक है, यानी ऑप्शन ए में कोई मिस्टेक नहीं है। वन शुड रेस्पेक्ट, ठीक है, ये भी सही है। वन शुड मतलब सभी को जो है सम्मान करना चाहिए। रिलीजियस ऑफ अदर्स, दूसरों के धर्मों का भी। एज मच एज, जितना। हिज ऑन, कोई अपने धर्म का सम्मान करता है, और नो एरर। तो फ्रेंड्स अब आप सोचेंगे कि सर इसमें तो कोई एरर नज़र ही नहीं आ रहा है, तो गाइज अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं इसको तो एरर मिलता है हमें यहाँ आकर, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ आकर हमको एरर मिलता है हिज। हिज की जगह पर वंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर वन शुड आया है, तो वन के साथ में जो पजेसिव प्रोनाउन आएगा वो आएगा वंस, यानी वन शुड, हर किसी को सम्मान करना चाहिए, दूसरों के धर्मों का भी। एज मच एज हिज वंस ऑन, जितना कि कोई अपने धर्म का करता है। 62 से 66 सिनोनिम्स बेस होंगे। एक कैपिटल्स में वर्ड दिया गया है पहले और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन 62 डाइग्रेस, तो फ्रेंड्स नीचे दिए 4 ऑप्शन में डाइग्रेस का मीनिंग बताना है। डेविएट, कम बैक, रिमूव, स्लो डाउन। तो डियर फ्रेंड्स डाइग्रेस का मीन्स होता है अपने रास्ते से भटक जाना, ठीक है। तो ऑप्शन ए डेविएट का मीनिंग भी होता है रास्ते से भटक जाना, तो ऑप्शन ए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्लियर। परसुएसिव, तो फ्रेंड्स परसुएसिव होता जो बिल्कुल अकाट्य होता है, जिसको हम बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर ले कि अब हमें कोई अपने रास्ते से नहीं हटा सकता। तो विच वन इज करेक्ट? पैशनेट, इम्प्रेसिव, इन्फ्लुएंशियल और कन्विंसिंग। तो फ्रेंड्स पैशनेट का हिंदी मीनिंग होता है कामुक, और इम्प्रेसिव और इन्फ्लुएंसिव दोनों का ही मीनिंग होता है प्रभावशाली।
यानी ये एक अलग तरीके से होता है। और कन्विंसिंग मीन्स होता है बिल्कुल, जो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग होता है वो होता है कन्विंसिंग। हमको सबसे नियर बाई मीनिंग के साथ में जाना है। एलिविएट 64, एलिविएट का हिंदी मीनिंग, तो फ्रेंड्स एलिविएट मीन्स होता है कम करना, ठीक है। एलिविएट मीन्स होता है कम करना। ऑप्शन ए एग्रावेट, तो फ्रेंड्स एग्रावेट मीन्स होता है क्रोधित करना। अमेंड मीन्स होता है किसी भी चीज़ में सुधार करना। मेंटेन मीन्स होता है बनाए रखना। और मिटिगेट का मीनिंग होता है कम करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एलिविएट का मिटिगेट। फर्टिवली 65, तो फ्रेंड्स फर्टिवली मीन्स होता है गुप्त रूप से, और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा स्टिलेथली, यानी कि चुपचाप, गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से। इम्परसेप्टिबली, तो फ्रेंड्स इम्परसेप्टिबली अति सूक्ष्म, बहुत छोटा जो होता है, तो इनविजिबली हो जाएगा। जो चीज़ इनविजिबली है वो बहुत छोटी होगी। क्लियर? (67) Wordsworth lived for 50 years among the Cumberland Delsmen, Alfoxden villagers or Hawkshead countrymen और फ्रेंच रिवॉल्यूशनलिस्ट, ठीक है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट थे उनके बीच में रहा वो, तो कहाँ पर रहा था? कम्बरलैंड डेल्समैन में। 68 ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक कैरियर वाज, जो उसके कैरियर का ट्रू कमेंसमेंट था वो आया था 1797 से 1798 के बीच, जिस समय लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया गया था पहली बार। 69 विच अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट, तो किसने पहली बार लिखना प्रारंभ किया था? डेफिनेटली सी बात है विलियम शेक्सपियर, उसके बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ, उसके बाद में जॉन मिल्टन और उसके बाद में गल्सवर्दी। हु मेड डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड पोएम, तो फ्रेंड्स पोइट्री और पोएम के बीच में जो डिफरेंस किया था वो किया था कॉलरिज ने। नेक्स्ट, In 3 years she grew the title The Little Girls Will Be Supportive Age, तो फ्रेंड्स जो मतलब छोटी सी बच्ची की बात कर रहे हैं, तो वो जो 3 years था, शी ग्रू मतलब प्रकृति के क्षेत्र में खो जाती है 3 साल की छोटी सी बच्ची, तो वो प्रकृति के संपर्क में ही बड़ी होती है, तो उसको किस तरह से कहकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने सपोर्ट किया है। तो फ्रेंड्स उसकी जो कंपेयर करता है वो फोन से करता है, यानी जो फोन होता है हीरे का नहीं, हिरन का बच्चा। 72 व्हाट इज ए मास्क, मास्क क्या है? तो फ्रेंड्स मास्क होता है एक म्यूजिकल प्ले। सिनोनिम ऑफ एक्रू, एक्रू का सिनोनिम्स बताना, तो फ्रेंड्स एक्रू मीन्स होता है जमा करना, होल्ड करना, अमास करना, गैदर करना, स्टोर करना, सेव करना। तो सीधी सी बात है, इसका अर्थ हो जाएगा एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मीन्स एक्यूमुलेट करना, यानी कि इसका मीनिंग होता है होल्ड करना, अमास करना, गैदर करना, स्टोर करना, सेव करना और ट्रेजर अप करना। एक जो फ्रेजल वर्ब बनती है वो कहता है ट्रेजर अप करना। एकोमोडेट मतलब सामंजस्य बनाना वातावरण से, और ग्रो मीन्स उगना, और सफाई मीन्स कंप्लीट, पूर्ण मतलब भरपूर। 74 हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, दैट इज आंसर विल बी टेनिसन। 75 ब्लैंक वर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा और आपको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। ऑप्शन ए blank verse has no meter and no rhyme. Option B blank verse has a meter but no rhyme. Option C blank verse has rhyme but no meter. And option number D blank verse has both rhyme and meter but no rhythm. So which one is correct? So friends, correct answer will be option number B, blank verse has a meter but no rhyme.
कि ब्लैंक वर्स में मीटर तो होता है लेकिन कोई राइम नहीं होती है। क्वेश्चन 76, ए मीट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ एन अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय ए स्ट्रेस लेवल इज। तो फ्रेंड्स, एक मीट्रिकल फुट होता है जिसमें एक अनस्ट्रेस सिलेबस को स्ट्रेस सिलेबस के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई एम। क्लियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन 77, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बस। तो फ्रेंड्स, इस प्रोवर्ब का करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन को देखने के बाद में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट बैठता है। हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। यानी अगर हमारे पास में कुछ बेटर है तो वो ज़्यादा अच्छा है कि हम केवल आगे की पॉसिबिलिटी रखें कि कुछ अच्छा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 78, unrhymed metrical composition consisting of 5 iambic measures in each line is called। तो फ्रेंड्स, एक अनराइम्ड मेट्रिकल कंपोजिशन होता है, उसमें 5 iambic measures होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैंक वर्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 79, ए सोनेट having 3 quatrains and a couplet with rhyming scheme ABAB CDCD EFEF GG is called। तो फ्रेंड्स, एक सोनेट जिसमें 3 क्वार्टेन 1 कपलेट होते हैं, राइम स्कीम होती है ABAB CDCD EFEF GG। तो इस प्रकार के सोनेट को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए मिल्टॉनिक सोनेट, ऑप्शन बी पेट्राकन सोनेट, ऑप्शन सी शेक्सपियरियन सोनेट एंड ऑप्शन डी इटालियन सोनेट। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियरियन सोनेट। और इसका एक अन्य नाम है, या ये कहें कि शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना, शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टेन 1 कपलेट होते हैं, राइम स्कीम होती है ABAB CDCD EFEF GG। क्लियर। हेमार्शिया मीन्स हेमार्शिया। तो फ्रेंड्स, एरर ऑफ जजमेंट को हेमार्शिया कहते हैं। स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड एपोड फॉर्म ए 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लासिक ओड। और इसी को हम इरेगुलर ओड और पिंडारिक ओड के नाम से भी जानते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट इज बेस्ट नोन एज न्यू क्रिटिक्स। तो फ्रेंड्स, जो न्यू क्रिटिक्स का ग्रुप था उसको किस तरीके से जानते हैं? तो दैट इज क्लिंथ ब्रूक्स एंड ऑस्टिन वॉरेन। विलियम शेक्सपियर हैड द सोब्रिक्यूट। तो विलियम शेक्सपियर का सोब्रिक्यूट हो जाएगा बार्ड ऑफ एवन। Wordsworth learned that verse may build a princely throne on humble truth from रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट बर्न्स और रॉबर्ट ब्लेयर और रॉबर्ट ब्रिज। तो फ्रेंड्स, वर्स यानी कि पोयम बिल्ड कर सकती है प्रिंसली थ्रोन, जो राजकुमारों का सिंहासन होता है उसको भी मतलब बिल्ड कर सकती है। ठीक है, तो ये उन्होंने सीखा था रॉबर्ट बर्न से। 85, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट नो प्रॉब्लम, आंसर विल बी विलियम शेक्सपियर। 86, द फाइनेस्ट ऑफ गेल्सवर्दी लेटर ड्रामा इज। तो फ्रेंड्स, गेल्सवर्दी का जो एक लेटर ड्रामा था वो था लॉयल्टीज। तो फ्रेंड्स, एस्केप जॉन गेल्सवर्दी का नोवेल है जो 1926 में आया था। पिजिन एक प्ले है, ये 1912 में आया था। स्किन गेम 1920 में आया था। और फ्रेंड्स, लॉयल्टी जो आया था वो 1922 में आया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स। जब भी इंटरप्रेटर ऑफ नेचर की बात करेंगे तो आपको बिना सोचे समझे
अगर विलियम वर्ड्सवर्थ आपके ऑप्शन में है तो विलियम वर्ड्सवर्थ को ही टिक करना है। अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की जगह रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाता है तो देन आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट को टिक करना है। बशर्ते अगर विलियम वर्ड्सवर्थ है तो पहले आप विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जाएंगे, और यदि विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है देन आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ में जाएंगे। ठीक है। 87 हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड। जॉन मिल्टन की बात यहाँ पर हो रही है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। 89 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 द मे क्वीन। क्लियर। और द मे क्वीन जो है टेनिसन के द्वारा लिखा गया था। 90 जॉन गल्सवर्थ द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और इंडस्ट्रियल क्लास। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 द अपर क्लास। जॉन गल्सवर्थ कंट्री हाउस अपर क्लास की जो क्रिटिसिज्म है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 91 श्रीवास्तव इज अ पोएट्री ऑफ रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर हैविंग नीदर डेप्थ नॉर कमिटमेंट और रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। 92 हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स। तो फ्रेंड्स रॉबर्ट ग्रीन, किड और मार्लो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 93 रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ। तो फ्रेंड्स रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म जो मेन फीचर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो मेन फीचर होंगे रोमांटिक लिटरेचर के हो जाएंगे। 94 फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो फ्रेंड्स एक रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखना है। ग्रोटेस्क GROTESQE ग्रोटेस्क की स्पेलिंग ठीक है। बर्लेस्क BURLESQE बर्लेस्क की स्पेलिंग भी ठीक है। पिक्चर रेस्क, तो फ्रेंड्स पिक्चर रेस्क की स्पेलिंग भी ठीक है। और ऑप्शन डी पिकारेस्क, तो फ्रेंड्स पिकारेस्क की स्पेलिंग होती है PICARESQU, यानी कि यहाँ पर एक सी हटेगा, एक सी ज़्यादा दिया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इंडोमिटेबल, फॉर्मिडेबल, एमिकेबल और एडमायरेबल। तो फ्रेंड्स इंडोमिटेबल भी ठीक है, ये एमिकेबल भी ठीक है और एडमायरेबल भी ठीक है। तो जो फॉर्मिडेबल है, फॉर्मिडेबल नहीं, ये फॉर्मिडेबल होता है, FORMIDABLE फॉर्मिडेबल। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 से 100 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपको पैसेज थोड़ा सा अलग वे में दिया जा रहा है। इसमें बीच बीच में ब्लैंक्स हैं, नंबर डले हुए हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम नंबर के साथ में क्वेश्चंस को देखते हैं, उसी के बाद में हम जज करेंगे यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल रहेगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 96। दोस्तों 96 के ऑप्शन कुछ इस तरह से होंगे, इन एक्सपेंसिव, बेस्ट, यूजलेस और स्मॉल। तो फिर 96 में 96 जहाँ पर लिखा उसके पहले आर्टिकल दा दिया गया है, उसके बाद में गिफ्ट दिया गया है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल दा के बाद में आने वाला जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में चलेंगे कि यूथ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड, कि यूथ जो है गॉड का सबसे अच्छा गिफ्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर दोस्तों। फ्रेंड्स आगे बढ़कर 97 को देखते हैं। तो 97 में जहाँ पर 97 लिखा है उसके पहले लेटेस्ट दिया गया है। तो फिर लेटेस्ट के बाद में डेफिनेटली कोई वर्ब आनी है। अब वर्ब यहाँ पर वैसे तो चारों वर्ब हैं, लेकिन करेक्ट वर्ब आपको देखनी है कि लेट्स लिव, लेट्स डांस, लेट्स स्लीप
या फिर लेट्स रिजॉइस। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, लेट्स रिजॉइस। क्वेश्चन 98 में दोस्तों, 98 में जो ब्लैंक है उससे पहले एडजेक्टिव दिया गया है ग्रेट फॉर्मेटिव। तो फ्रेंड्स भली प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई फिल दिया गया है तो वहाँ पर तो कोई नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। और दोस्तों आपके ऑप्शन में 4 नाउन दिए गए हैं, लेसन, रिसोर्स, पीरियड और आइडिया। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूथ की, यानी लाइफ के सेंस से बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स लाइफ के सेंस में यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी पीरियड एकदम फिक्स बैठता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 99 दोस्तों, 99 का जो ब्लैंक्स है वहाँ पर दिया गया है वी आर देन एबल टू। तो फ्रेंड्स एबल टू यानी कि इन्फिनेटिव दिया गया है, और इन्फिनेटिव के साथ में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर चैलेंज, रोम, टारगेट और फेस के रूप में 4 वर्ब दी गई हैं। तो फ्रेंड चैलेंज किसी चुनौती को स्वीकार करना या चुनौती देना, ये फिक्स नहीं बैठता है। रोम और टारगेट भी फिक्स नहीं बैठता है। यानी कि अगर पीछे के ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर दोस्तों फेस वर्ब एकदम करेक्ट बैठती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों, 100 में अगेन आपको प्योर एंड विद प्रीपोजिशन दिया गया है। और फ्रेंड्स प्रीपोजिशन के बाद में आपको यहाँ पर नाउन फिल करना है, और नाउन आपको दिखाई दे रहे हैं 2, एम्बिशंस एंड रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा एम्बिशंस। हीरोइक क्वाट्रेन हीरोइक क्वाट्रेन है। तो फ्रेंड्स हीरोइक क्वाट्रेन स्टैंजा इन ब्लैंक वर्स, 8 लाइन स्टैंजा इन आयम्बिक और 4 लाइन स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर और 6 लाइन्स स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 लाइन्स स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर में जो होती है उसको क्वाट्रेन कहा जाता है। द शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड एज द आर्टिस्टिक फेलियर। तो फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा प्ले है जिसको आर्टिस्टिक फेलियर कहा था टी.एस. इलियट ने? हेमलेट। 103 द हिस्टोरिकल नोवेल बिगेन इन। तो फ्रेंड्स जो हिस्टोरिकल नोवेल थे बिगेन हुए थे रेस्टोरेशन पीरियड में, ऑगस्टन पीरियड में, विक्टोरियन पीरियड में और रोमांटिक एज में। तो माय डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमांटिक पीरियड। और ये कब से शुरू हुए थे? जिस समय जो फर्स्ट हिस्टोरिकल नोवेल जिस समय आया था तो उस समय सर वॉल्टर स्कॉट और वेवरी 1814 में हुए थे, 1798 से और 1837 तक ये पीरियड चला है। 104 सिम्बोलिस्ट मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीफन मेलाम्स पोइट्री। जो सिम्बलिस्ट मूवमेंट था वो स्टीफन मेलाम्स पोइट्री से इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था। 105 द अर्ली रिलीजियस ड्रामा इज एसोसिएटेड विद। तो फ्रेंड्स जो अर्ली रिलीजियस ड्रामा थे वो मिरेकल एंड मॉरलिटी पर बेस्ड थे। 106 द न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज पॉपुलर इन अमेरिका ड्यूरिंग। तो न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी थे लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर, वो अमेरिका में पॉपुलर हुए 1910 से 1930 के बीच में। So let's move to the next question. The anxiety of influence, a theory of poetry is written by. तो फ्रेंड्स ये थ्योरी लिखी गई थी हैरोल्ड ब्लूम के द्वारा। इंटरनल राइम इज।
तो फ्रेंड्स इंटरनल राइम है राइमिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट वन एपिथैलेमियम। एपिथैलेमियम है तो फ्रेंड्स दैट इज ए नप्सियल सॉन्ग। नप्सियल सॉन्ग या मैरिज सॉन्ग भी इसको कहते हैं। हु इज गिविंग क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिसिज्म। तो फ्रेंड्स रोमांटिसिज्म टर्म को पहली बार यूज करने का क्रेडिट किसको जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 फ्रेडरिच शेल्जेल। एक 111 से 115 में सिनोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो अबेयंस का सिनोनिम्स बताना है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर विल बी टेम्परेरी सस्पेंशन। अबेयंस भी होता है क्षणिक विराम और ए टेम्परेरी सस्पेंशन भी होता है क्षणिक विराम, यानी कि अस्थायी पोज या अस्थायी रुकाव, पड़ाव जिसे कह सकते हैं। 112 टेनर। तो टेनर का मीन्स होता है अभिप्राय या उच्च स्वरीय। काइंडनेस, एफर्ट, ड्यूरेशन, परपर्ट। करेक्ट आंसर विल बी परपर्ट। हशअप। फ्रेंड्स हशअप, हशअप का मीन्स होता है टू कीप क्वाइट। डेफियंस, डेफियंस का सिनोनिम बताना है अटैक, डिसोबीडेंस, प्रोटेक्शन और शाइनेस। तो विच इज करेक्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफेंस, मतलब रक्षात्मक करना, तो प्रोटेक्शन। ठीक। गैरिश। फ्रेश गैरिश में होता है सुंदर, लेकिन थोड़ा सा अच्छा तो होता है, कलरफुल होता है, लेकिन थोड़ा सा अनप्लेजेंट वे में होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी अनप्लेजेंटली गॉडी करेक्ट आंसर। कैलिबन। कैलिबन कौन है? तो फ्रेंड्स कैलिबन इज द विलेन इन द टेम्पेस्ट। कैलिबन टेम्पेस्ट फिल्म में एक विलन है। ग्लोब एंड ब्लैक फेयर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद। तो फ्रेंड्स ग्लोब थिएटर और ब्लैक फेयर्स थिएटर जो थे वो एसोसिएटेड हैं विलियम शेक्सपियर से। द टर्म कैंपस नोवेल इज एसोसिएटेड विद ग्राहम ग्रीन, किंग्सली, मार्गरेट ड्रेबल, विलियम गोल्डिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किंग्सले एमिस। सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड मैथमेटिशियन, स्टेटिशियन, डाइटिशियन और फिजिशियन। विच वन इज करेक्ट? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर विल बी मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन, तो मैथमेटिशियन। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथमेटिशियन की स्पेलिंग MATHE होता है, ए नहीं होता है, ई होता है। एक जगह क्या आएगा ई और फिर METICIAN मैथमेटिशियन। स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। तो फ्रेंड्स जो वर्ड्स की ओरिजिन होती है उनके मीनिंग्स का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं इटिमोलॉजी। क्लियर? 121 द रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स जो रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। विच इज मेजर फॉर्म ऑफ नैरेटिव लिटरेचर। तो फ्रेंड्स नैरेटिव लिटरेचर की जो मेजर फॉर्म है वो एपिक हो जाएगा। द ओल्डेस्ट जेनर ऑफ द पोइट्री में बी। तो जो पोइट्री का ओल्डेस्ट जेनर है वो बैलेड हो जाएगा। 124 ए बैलाड ला बेल डेम सेंस मर्सी इज रिटन बाई। तो फ्रेंड्स
ला बेले डेम सेंस मर्सी जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सोलिलोक्वी इज मोस्ट फेमसली सीन इन द प्लेज ऑफ। तो सबसे ज़्यादा सोलिलोक्वी देखने को मिलती है विलियम ब्लेक, विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस और चार्ल्स लैम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर के प्ले में। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है और फाइनली वीडियो बनकर तैयार हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, पहली बार चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।